हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनी के फॉरवर्ड और पेपरी के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। इसीलिए गाइस हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी सुपरस्टार्स और न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार्स इन दोनों के बीच में कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है, जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत हमें सरप्राइजली एक सेगमेंट से होती हुई दिखाई दी, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन ने इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत की और यहां पर आकर ब्रायन डेनियल्सन कुछ कहने वाले थे, जो कि यूजुअली नहीं होता क्योंकि डायनामाइट शो की शुरुआत हमेशा से किसी मैच से होती है। पर यहाँ पर ब्रायन को कुछ काफी इंपॉर्टेंट कहना था और यहाँ पर आकर बातें करते हुए ब्रायन ने कहा कि ये हफ्ता प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए एक काफी बड़ा हफ्ता होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड के तो बहुत ही बड़े प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनीज यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग और ऑल एलीट रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां साथ आने वाली है और ये दोनों अपना काफी बड़ा पेपर फॉरबिडन डोर करने वाली है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बुरी बात भी है कि करंटली ब्रायन डेनियल्सन इंजर्ड हुए हैं और ब्रायन डेनियल्सन फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर कम्पीट नहीं कर सकते, जो बात यहाँ पर ब्रायन ने बताई, जो कि काफी बुरी बात है। लेकिन यहीं पर आगे बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि माना कि ब्रायन इस साल की फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर कम्पीट नहीं करने वाले, पर जैक सेबियर जूनियर जैसे सुपरस्टार ब्रायन को रेसल करते हुए देखना चाहते हैं और ब्रायन उन्हें वेट नहीं करवाने वाले, क्योंकि माना कि फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर ब्रायन रेसल नहीं करने वाले। पर ब्रायन के पास एक ऐसा रेसलर है जो कि फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर रेसल करेगा और वो भी प्रूव कर दिखाएगा कि क्यों वो भी वर्ल्ड का बेस्ट टेक्निकल रेसलर है, जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने कही। और यहाँ पर क्राउड जानना चाहता था कि वो रेसलर कौन है, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन क्राउड को नहीं बताने वाले कि वो रेसलर कौन है, वो डायरेक्ट उन्हें दिखाने वाले हैं कि वो रेसलर कौन है, जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही। और ये बातें अगर ब्रायन यहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जैक सेबियर जूनियर आ गए और हमें यहाँ पर जैक सेबियर जूनियर और ब्रायन डेनियल्सन इन दोनों के बीच में एक स्टे डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को कौन सा रेसलर रिप्लेस करता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली का बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी ये दोनों एक टैग टीम के अंदर काम करने वाले हैं, लेकिन आगे चलकर इन दोनों का फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर मैच होने वाला है, जिससे ये दोनों राइवल भी है और दोस्त भी है। इसलिए जॉन मॉक्सली यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी को बताना चाहते हैं कि जितनी देर तक इस वीक के डायनामाइट शो पर इनका ये मैच चलने वाला है, उतनी ही देर तक जॉन मॉक्सली हिरोशी तनाहाशी के दोस्त रहने वाले हैं और जब बेल बजेगी तब जॉन मॉक्सली सिर्फ अपना बिजनेस माइंड करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, जिससे कि इस वीक के डायनामाइट शो मेन इवेंट के अंदर देखने के लिए मजा आने वाला था कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी इन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर विल ऑस्प्रे और उनकी टैग टीम मिलकर ऑरेंज कैसिडी और ओपन वाइज को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का पहला मैच था और गाइज ये मैच एक बहुत ही जबरदस्त मैच था और हमें इस मैच के अंदर ओपन वाइज और ऑरेंज कैसिडी और विल ऑस्प्रे और उनकी टैग टीम इन सभी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने रिंग के अंदर आकर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बड़ा हाईलाइट थी। और हमें इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जो देखकर विल ऑस्प्रे भी शॉक थे। पर जब फाइनली इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैसिडी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तब हमें इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली है। और गाइस कहना पड़ेगा कि दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के लिए टक्कर के सुपरस्टार थे। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में रोपन के वाइज विल ऑस्प्रे की टैग टीम के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर विल ऑस्प्रे की टीम ने इसे रिवर्स कर दिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर विल ऑस्प्रे ऑरेंज कैसिडी को रोकने के लिए जा रहे थे, पर ओपन के वाइज ने विल ऑस्प्रे के ऊपर अटैक कर विल ऑस्प्रे को इस मैच से आउट कर दिया। पर इनके अंदर विल ऑस्प्रे की टीम ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगा रही थी, पर ट्रेंट ने इसे रिवर्स कर दिया और इतने में ऑरेंज कैसिडी विल ऑस्प्रे की टैग टीम के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर विल ऑस्प्रे की टीम को पिन कर ऑरेंज कैसिडी और ओपन के वाइज ने मैच जीत लिया है। पर गाइज ऑरेंज कैसिडी और ओपन वाइज के मैच जीतते ही यहाँ पर विल ऑस्प्रे की बाकी फैक्शन यानी कि यूनाइटेड एम्पायर आ गई और यहाँ पर विल ऑस्प्रे और यूनाइटेड एम्पायर मिलकर ऑरेंज कैसिडी और ओपन वाइज के ऊपर अटैक करने वाले थे। पर तभी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और ओपन वाइज को बचाने के लिए FTR आ गई, जिन्हें देखकर यूनाइटेड एम्पायर और विल ऑस्प्रे पीछे हट गया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों फैक्शन के बीच में क्या होता है और हमें इन दोनों फैक्शन के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर सतनाम सिंह और जे लिथल इनका एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए सतनाम सिंह ने कहा कि सतनाम सिंह ने अपना डेब्यू मैच जीत लिया है और सतनाम सिंह AEW कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा रेसलर बन रहे हैं और इसलिए अपनी जीत सेलिब्रेट करने वाले हैं। पर सेलिब्रेशन से पहले यहाँ पर जे लिथल चाहते हैं कि जे लिथल रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन बने और करंटली समोआ जो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन समोआ जो AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए जे लिथल चाहते हैं कि समोआ जो जिस हालत के अंदर है उसी हालत के अंदर AEW कंपनी के शोज के ऊपर आकर अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करे
या फिर वो अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दे, जिससे कि जे लीथल रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। जो बातें और वार्निंग यहाँ पर जे लीथल ने समोआ जो को दी, तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर समोआ जो क्या कहते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी रिंग के अंदर देखने को मिले, जहां पर वो क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी जानना चाहते थे कि क्रिश्चियन केज लास्ट वीक डायनामाइट शो पर जंगल बॉय के ऊपर क्यों टर्न हो गए हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि जंगल बॉय ने लास्ट ईयर क्रिश्चियन केज को बैटल रॉयल मैच से एलिमिनेट कर दिया था, इसीलिए क्रिश्चियन केज पहले से जंगल बॉय के ऊपर गुस्सा थे। लेकिन क्रिश्चियन केज जानना चाहते थे कि जंगल बॉय के अंदर ऐसा क्या है कि जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज को एलिमिनेट करने के बाद सभी सुपरस्टार ने जंगल बॉय को प्रेज किया, इसीलिए क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के साथ अलाइन हो गए। और जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज को उस मैच से एलिमिनेट किया था, तो उससे क्रिश्चियन केज को अपना काफी बड़ा बोनस लूज करना पड़ा था, इसीलिए क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के साथ अलाइन होकर क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय की मदद से अपने बचे हुए पैसे कमा लिए हैं। पर क्रिश्चियन केज ने यह भी देखा है कि हर बार जंगल बॉय को क्रिश्चियन केज की एडवाइस चाहिए होती है, और जब एक टाइम के लिए क्रिश्चियन केज जंगल बॉय को एडवाइस नहीं देते तो जंगल बॉय अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारते हैं। जो देखकर क्रिश्चियन केज काफी गुस्सा थे और इसीलिए क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो गए हैं, क्योंकि क्रिश्चियन केज को किसी ऐसे सुपरस्टार को मैनेज नहीं करना जो कि उनके एडवाइस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। और रियल में क्रिश्चियन केज एडब्ल्यू कंपनी की सुपरस्टार को मैनेज भी करने के लिए नहीं आए, वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, जिन बातों से हम समझ सकते थे कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने अपना पूरी तरीके से हील टर्न कर लिया है, और यहाँ पर पूरी क्राउड की तरफ से क्रिश्चियन केज को बहुत ही बड़ी बू का सामना करना पड़ रहा था, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन केज एक दिन के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के टॉप हील्स में से एक बन चुके हैं। और यहीं पर क्रिश्चियन केज से बात करते हुए टोनी शिवानी ने क्रिश्चियन केज से पूछा कि लास्ट वीक डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय की फैमिली को भला बुरा क्यों कहा। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय की फैमिली को भला बुरा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने काफी खराब सुपरस्टार को पैदा किया है, और ये चीज क्रिश्चियन केज जंगल बॉय की माँ की आंखों के अंदर देख सकते थे। और वो ये भी देख सकते थे कि जंगल बॉय की मदर चाहती थी कि जंगल बॉय के फादर कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन केज हो। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, जिससे हम समझ सकते थे कि क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। और यहीं पर आगे बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने यह भी कहा कि जंगल बॉय को अपने फादर की वर्थ कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि उनके फादर डेड है। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने सभी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी, इसीलिए क्रिश्चियन केज को रोकने के लिए यहाँ पर लुचासोरस आ गए, और लुचासोरस यहाँ पर आकर डायरेक्टली क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर लुचासोरस से कहा कि लुचासोरस को क्रिश्चियन केज की बातें माननी चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन केज को लुचासोरस को कुछ बताना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रिश्चियन की जैसे बातें सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में बताना चाहते हैं, क्योंकि लुचासोरस क्रिश्चियन केज के लिए बेटे जैसे है। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, और क्रिश्चियन केज की बातें सुनकर लुचासोरस पीछे हट गए, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। और इसके बाद क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस के कानों के अंदर कुछ कहा, जिसके बाद हमें क्रिश्चियन केज लुचासोरस के गले मिलते हुए दिखाई दिए। और फाइनली क्रिश्चियन केज और लुचासोरस यहाँ चले गए, जहाँ पर हम देख सकते थे कि क्रिश्चियन केज के चेहरे के ऊपर इविल स्माइल थी। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस से क्या कहा है, और हमें आगे चलकर क्रिश्चियन केज, लुचासोरस और जंगल बॉय इनके बीच में क्या देखने को मिलता है। पर गाइस, इस एक सेगमेंट से क्रिश्चियन केज एडब्ल्यू कंपनी के सबसे टॉप हील बन चुके हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, मुझे सेगमेंट काफी पसंद आया है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर यंग बक्स और काइल ओराइली का बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स फाइनली एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं, और सभी लोग यंग बक्स से पूछ रहे हैं कि यंग बक्स फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू पर आने वाले हैं या नहीं। और इसका जवाब देते हुए यंग बक्स ने कहा कि हाँ, यंग बक्स फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू पर कम्पीट करने वाले हैं, और कई सालों में पहली बार एक नाइट के लिए यंग बक्स बुलेट क्लब का पार्ट बनने वाले हैं। और यंग बक्स बुलेट क्लब के मेंबर्स के साथ अलाइन होकर डार्बी एलिन और स्टिंग को एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर यंग बक्स ने कही, इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था, क्योंकि यंग बक्स फाइनली काफी सालों बाद एक दिन के लिए बुलेट क्लब ज्वाइन करने वाले थे। पर हमें इसके बाद डायनामाइट शो पर ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर मैलिका ब्लैक पेंटा ऑस्किरो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे मैलिका ब्लैक और पेंटा ऑस्किरो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस, इन दोनों के बीच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच में पेंटा ऑस्किरो और मैलिका ब्लैक इन दोनों की बहुत ही खतरनाक स्ट्राइकिंग और बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर दिस से ऑसम के चांस भी हो रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया मैच था। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में पेंटा ऑस्किरो ने मैलिका ब्लैक के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर लगा दिया, और पेंटा ऑस्किरो मैलिका ब्लैक को पिन करने के लिए गए, पर मैलिका ब्लैक रोप्स का सहारा लेकर बच पाए, जो देखकर पेंटा ऑस्किरो मैलिका ब्लैक को उठा रहे थे। लेकिन इसी बीच मैलिका ब्लैक ने पेंटा ऑस्किरो के ऊपर अपना फिनिशर स्पिनिंग बैक किक लगा दिया, और यहाँ पर पेंटा ऑस्किरो को पिन कर मैलिका ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, लेकिन मैलिका ब्लैक के मैच जीतने के बाद यहाँ पर पाक आ गए, और यहाँ पर पाक आकर मैलिका ब्लैक के सामने खड़े हो गए, और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली पाक मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर मीरो आ गए, और यहीं पर बात करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 मैच के अंदर कौन है, वो पाक है, मैलिका ब्लैक है या फिर टोमोहिरो इशी है, क्योंकि फाइनली मीरो के पास एक चैंपियनशिप आने वाली है और मीरो ऑल अटलांटिक चैंपियन बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर मीरो ने कही, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा सुपरस्टार बनता है फर्स्ट एवर ऑल अटलांटिक चैंपियन। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर वार्डलो के लिए बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करती वार्डलो ने कहा कि वार्डलो ने एडब्ल्यू कंपनी में अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर लिया है, लेकिन वार्डलो अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते,
और वार्डलो अब TNT चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते हैं और वार्डलो चाहते हैं कि स्कॉर्पियोस का काफी जल्दी उन्हें TNT चैंपियनशिप के लिए मैच दे दे। जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही तो देखना पड़ेगा कि वार्डलो को TNT चैंपियनशिप के लिए मैच कब मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो पर एडम कोल कॉमेडी टेबल ज्वाइन करते दिखाई दे, क्योंकि इसके बाद इस वीक के डायमंड शो पर हैंगमैन एडम पेज एक 1-on-1 मैच के अंदर साइलस यंग को फेस कर रहे थे। और अगर आपको नहीं पता कि साइलस यंग कौन है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइलस यंग हैंगमैन एडम पेज के करियर के काफी पुराने और काफी पहले के राइवल है, जिन्हें हैंगमैन पेज आज तक कभी नहीं हरा पाए थे। और यहीं पर इस वीक के डायमंड शो पर हैंगमैन पेज साइलस यंग को फेस कर रहे थे, जहां पर हमें हैंगमैन पेज और साइलस यंग इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और इस मैच के अंदर साइलस यंग और हैंगमैन पेज इन दोनों ने काफी हार्ड हिटिंग मूव्स लगाए हैं। और यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे को फेस करता हुआ देख मुझे इन दोनों के पिछले मैच याद आ रहे थे, जो कि सच में बहुत ही बढ़िया मैचेस थे और ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में हैंगमैन पेज ने साइलस यंग के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर साइलस यंग को पिन कर ये मैच जीत लिया है। लेकिन हैंगमैन पेज के मैच जीतते ही यहाँ पर माइक लेकर एडम कोल कुछ कहने के लिए आ गए, पर इससे पहले यहाँ पर एडम कोल कुछ कह पाते यहाँ पर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे वाइट आ गए। और यहाँ पर अगर बातें करते हुए जे वाइट ने कहा कि इससे पहले कि एडम कोल कुछ कहना स्टार्ट करे, यहाँ पर जे वाइट एडम कोल को बताना चाहते हैं कि जे वाइट इस चीज से काफी नाराज है कि उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एडम कोल चैलेंज नहीं करने वाले, क्योंकि देखा जाए तो एडम कोल एडम पेज से हारे हैं। और यहाँ पर जे वाइट नहीं चाहते कि जे वाइट अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी लूजर के खिलाफ डिफेंड करे। जो बातें कहते कहते जे वाइट रिंग की तरफ आ गए और रिंग के अंदर आकर हैंगमैन पेज से बातें करते जे वाइट कह रहे थे कि माना कि एडम कोल एक लूजर है पर हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच डिजर्व नहीं करते। जो बातें जे वाइट कर ही रहे थे कि तभी हैंगमैन पेज ने जे वाइट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर हैंगमैन पेज जे वाइट के ऊपर अपना फिनिशर बॉक्सशॉट लैरिएट लगाने जा रहे थे, पर तभी एडम कोल ने आकर हैंगमैन पेज के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया। और यहाँ पर एडम कोल और जे वाइट मिलकर हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस बीच एडम कोल ने IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले ली। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि एडम कोल जे वाइट के ऊपर अटैक करने वाले हैं, पर जैसे ही जे वाइट पीछे मुड़े तो एडम कोल रुक गए। एडम कोल ने जे वाइट से कहा कि एडम कोल एडम पेज के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, जिसके लिए जे वाइट एडम पेज को उठा रहे थे। पर इससे पहले कि एडम कोल वर्ल्ड चैंपियनशिप से हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करते, यहाँ पर हमें सरप्राइजिंगली काजुचिका ओकाडा आते हुए दिखाई दिए हैं, जो देखा जाए तो इस वीक के डायमंड शो का सबसे बड़ा सरप्राइज था। और यहाँ पर आकर काजुचिका ओकाडा ने जे वाइट और एडम कोल इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद हैंगमैन पेज भी यहाँ पर खड़े हो गए और ओकाडा ने जे वाइट के ऊपर और हैंगमैन पेज ने एडम कोल के ऊपर अटैक किया, जिस बीच एडम कोल और जे वाइट रिंग छोड़कर भाग गए। पर हमें रिंग के बीच में ओकाडा और हैंगमैन पेज इन दोनों के बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला है, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा फेस ऑफ था। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि आगे चलकर IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्या होता है और हमें IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच देखने को मिलता है या नहीं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि ओकाडा की इस वीक के डायमंड शो पर आने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि टोनी शिवा ने बैकस्टेज में जेड कारगिल इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि करंटली रेड वेलवेट इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए करंटली बैटरी सेक्शन के अंदर एक जगह खुली है और जो कोई बैटरी सेक्शन ज्वाइन करना चाहता है उन्हें #बैटरीज कर अपना फोटो शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि वो बैटरी ज्वाइन कर सकता है। जो बातें यहाँ पर जेड कारगिल ने कही और ये बातें कहकर जेड कारगिल यहाँ चली गई। पर इसके बाद टोनी शिवानी अथेना और क्रिस स्टैटलैंडर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर बात करते हुए अथेना ने कहा कि जेड कारगिल जितनी चाहे उतनी बैटरीज को अपनी सेक्शन के अंदर ऐड कर सकती है, लेकिन अथेना और क्रिस स्टैटलैंडर ये दोनों ही जेड कारगिल सभी बैटरीज के लिए काफी है और काफी जल्दी अपना मैच भी लेने वाली है। जो बातें यहाँ पर अथेना और क्रिस स्टैटलैंडर ने कही तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच कब होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म मरीना शेफर्ड को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस मोस्टली इस मैच के अंदर मरीना शेफर्ड ने डोमिनेट किया और इस मैच के अंदर बहुत ही बड़ा टेक्निकल रेसलिंग करते हुए मरीना शेफर्ड किसी भी तरीके से इस मैच के अंदर सबमिशन के सारे मैच जीतना चाहती थी, पर मरीना शेफर्ड इसके अंदर नाकामयाब रह रही थी। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म ने किस तरीके से मरीना शेफर्ड की मूव्स रिवर्स कर मरीना शेफर्ड के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया, जिससे टोनी स्टॉर्म ये मैच जीत लिया है। पर टोनी स्टॉर्म को इस मैच के अंदर ज्यादा ऑफिस नहीं मिला, लेकिन टोनी स्टॉर्म के मैच जीतते ही नायला रोज ने आकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर नायला रोज और मरीना शेफर्ड मिलकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर रही थी और इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर थंडर रोजा आ गई। और यहाँ पर आकर मरीना शेफर्ड और नायला रोज के ऊपर अटैक कर थंडर रोजा ने टोनी स्टॉर्म को बचा लिया। किसी भी टोनी स्टॉर्म ने AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर नायला रोज के ऊपर अटैक कर दिया और देखकर थंडर रोजा काफी नाराज थी, क्योंकि टोनी स्टॉर्म ने उनकी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले ली है। लेकिन फाइनली यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस की। तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों के बीच में AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और ये मैच कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो पर डार्बी एलिन और रिटर्निंग स्टिंग का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि डार्बी एलिन और स्टिंग ने यंग बक्स का एक 8-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के बाकी सुपरस्टार्स कौन होते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायमंड शो पर अंद्रादे इलिडो और रे फिनिक्स इनके लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते रे फिनिक्स ने कहा कि अंद्रादे ने रे फिनिक्स को बैटल रॉयल से एलिमिनेट कर रे फिनिक्स की इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन बनने की अपॉर्चुनिटी गवा दी है और इसलिए रे फिनिक्स अंद्रादे को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अंद्रादे ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि रे फिनिक्स किसी भी तरीके से वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है और ये रे फिनिक्स को प्रूव करने के लिए अंद्रादे को रे फिनिक्स को दोबारा से हराने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बातें इस सेगमेंट के अंदर अंद्रादे ने कही तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और ये मैच कौन जीतता है।
पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी मिलकर क्रिस जेरिको और लांस आर्चर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी इन दोनों ने रिंग के अंदर जाते ही क्रिस जेरिको और लांस आर्चर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही हमें इस मैच के अंदर लांस आर्चर, हिरोशी तनाहाशी, क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली इन चारों की तरफ से बहुत ही बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबब्ली हिरोशी तनाहाशी एडब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन गाइस फिर भी इस मैच के अंदर हिरोशी तनाहाशी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। और सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी ये दोनों ही साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। और क्रिस जेरिको और लांस आर्चर इनके बीच में भी इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में लांस आर्चर जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन मॉक्सली ने रिवर्स कर लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया। और हिरोशी तनाहाशी ने लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि फ्रॉग स्लैश लगाकर यहाँ पर लांस आर्चर को पिन कर हिरोशी तनाहाशी और जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर गाइस जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी इनके मैच जीतते ही यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको पर अटैक करने लगे, जिस बीच हमें यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी, सैंटाना और ओर्टिज, न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार और फाइनली मिनोरू सुजुकी भी आकर एक बहुत ही बढ़िया ब्रॉल करके दिखाई दिए है। जो ब्रॉल रिंग के बाहर चल रहा था और इनके अंदर हम देख पा रहे थे कि जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इसी तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। और गाइस हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर एडब्ल्यू कंपनी सुपरस्टार्स और न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार्स इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। जिस बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको इस वीक का डायनामाइट शो कैसा लगा। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?